साल 1972 उत्तराखंड के गढ़वाल के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। साधारण किसान परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन उसकी राह बाकी बच्चों से अलग थी। पढ़ाई के दौरान वो गोरखपुर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बड़े हिंदू मठ के महंत से हुई। यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। वह महंत का शिष्य बना और कुछ ही समय में उसका सबसे भरोसेमंद उत्तराधिकारी। महंत की मृत्यु के बाद उसने मठ की गद्दी संभाली और यहीं से शुरू हुआ उसका राजनीतिक सफर। साल 1998 में उसने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और सीधे जीत हासिल की। इसके बाद वह लगातार जीतता रहा, लेकिन उसकी राजनीति सिर्फ विकास या नीतियों पर आधारित नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी धार्मिक पहचान और भीड़ को अपने पक्ष में खींचने की क्षमता। समर्थकों के लिए वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा था, वहीं क्रिटिक्स के लिए उसकी राजनीति ने समाज में विभाजन को गहरा किया। उनके भाषण, उनके फैसले और उनका रुख सब कुछ विवादों का केंद्र बन गया। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह है भारत का अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में एंटी मुस्लिम है या उन पर लगे आरोप सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा हैं? क्या लोग उन्हें जानबूझकर टारगेट करते हैं या अपने भाषणों और बयानों की वजह ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है? इतने बड़े मठ के महंत और राजनीतिक नेता को ऐसे विवादित बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यह उनका असली विचार है या भीड़ को खुश करने की एक रणनीति? और सबसे अहम, क्या उनकी राजनीति देश को एकजुट कर रही है या हमें और ज्यादा बांट रही है? यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि कई अपने बयानों में क्रिश्चियन के खिलाफ भी विवादित बयान दी। और इन बयानों की शुरुआत हुई थी साल 2016 में, जब एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मदर टेरेसा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वे भारत में सेवा के नाम पर गहरी साजिश का हिस्सा थी। यह साजिश थी ईसाई धर्म को फैलाने की, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलन खड़े हुए। उनके शब्द सिर्फ आलोचना नहीं थे, बल्कि गंभीर आरोप थे जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रहे थे। इस बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी। किसी ने इसे सच माना तो किसी ने इसे नफरत फैलाने वाली राजनीति बताया। सवाल उठे, क्या यह सिर्फ धार्मिक मतभेद था या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल? फिर आता है फरवरी 2020। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर बैठे थे। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया जिसने माहौल को और ज्यादा भड़का दिया। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें बिरयानी नहीं, गोलियां दो। अब सवाल ये उठता है, क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मुख्यमंत्री अपने ही नागरिकों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध का हक रखता है, लेकिन जब देश का एक निर्वाचित नेता जो संविधान की शपथ लेकर यहाँ तक पहुँचा हो अपने नागरिकों को आतंकवादी कहने लगे, तो ये लोकतंत्र के नाम पर एक धब्बा बन जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी विडंबना रही है हमारे लोकतंत्र की, कि इस तरह के बयान देने वाले लोग भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद विरोधी रैली में एक ऐसा बयान दे डाला जिसने नफरत और डर की खाई को और ज्यादा गहरा बना दिया। उन्होंने कहा, अगर मुस्लिम हमारी एक बालिका को ले आएंगे तो हम उनकी 100 बालिकाओं को लेकर आएंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। सोचिए, ये शब्द किसी सड़क छाप गुंडे के नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के हैं। वे व्यक्ति जो संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेकर सत्ता में आया है। क्या उसे इस तरह की धमकी भरी और प्रतिशोध से भरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? ये सिर्फ एक समुदाय पर हमला नहीं, बल्कि देश की सामाजिक संरचना पर भी सीधा वार है। इतना ही नहीं, वे अपने भाषण में आगे कहते हैं, अगर वो एक को मारेंगे तो हम 10 को मारेंगे। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग
ये बयान सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि हिंसा को खुली छूट देने और भीड़ को प्रतिशोध के लिए उकसाने जैसा है। लोकतंत्र में ऐसे विचार उस आग में घी डालने का काम करते हैं जो पहले ही नफरत और विभाजन में जल रही हो। लोकतंत्र में नेता की जुबान को उसके विचारों का आईना माना जाता है। जब मुख्यमंत्री सतर का नेता इस तरह की हिंसक भाषा बोलता है तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं रहती, ये समाज को तोड़ने और नफरत को संस्थागत रूप देने का काम बन जाती है। सवाल ये है, क्या हम ऐसे बयानों को सामान्य मानकर चुप रहेंगे या फिर यह माने कि यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। यहाँ तक ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ आम नागरिकों और प्रदर्शनकारियों को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक शाहरुख खान पर भी विवादित टिप्पणी की। वे शाहरुख खान जिनका विदेशों में भारतीय सिनेमा और हिंदी भाषा को फैलाने में अमूल्य योगदान रहा है और जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करते रहे हैं, उनकी तुलना पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद से कर दी। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। सोचिए, एक तरफ एक व्यक्ति जो अपने काम से दुनिया में भारत की पहचान बनाता है और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी माना जाता है। इन दोनों को एक ही तराजू में तोल देना क्या एक मुख्यमंत्री के लिए सही था? ये सवाल सिर्फ शाहरुख खान या उनके फैंस का नहीं बल्कि पूरे देश के सम्मान का है। क्या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा और तुलना की कोई जगह होनी चाहिए या फिर राजनीति का वह सबसे खतरनाक चेहरा है जिसमें वोट बैंक के लिए नफरत को हथियार बनाया जाता है? योगी आदित्यनाथ की भाषा उनके बयानों को देखकर जिसमें अक्सर मुसलमानों और दूसरे माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया है, न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी चिंता जताई गई है। कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल उठाए हैं, क्या एक सेकुलर कंट्री में जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सभी रिलीजन्स को इक्वल मानने का दावा करती है, इस तरह की डिवीजन और हेट से भरी लैंग्वेज की कोई जगह होनी चाहिए? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी पॉलिटिक्स को भारत के सेक्युलर रिपब्लिक को हिंदू नेशन की तरफ पुश करने वाला कदम बताया। रॉयटर्स ने उनकी अपॉइंटमेंट को मोदी द्वारा हिंदू नेशन की दिशा में एक क्लियर सिग्नल कहा। वहीं अल जजीरा ने उन्हें फायर ब्रांड लीडर यानी बेहद आक्रामक और उकसाने वाला नेता करार करते हुए उनके एंटी मुस्लिम बयानों को खास तौर पर हाईलाइट किया। सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी ओपनली क्रिटिसाइज किया है। INOC ने कहा, योगी आदित्यनाथ की लैंग्वेज माइनॉरिटीज के प्रति टॉक्सिक एटीट्यूड दिखाती है। ये बीजेपी की डिवाइड एंड हेट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनका मानना था कि ऐसे स्टेटमेंट सोशल हार्मनी के लिए बेहद डेंजरस हैं और इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को भी डैमेज होता है। इन रिएक्शन ने क्लियर कर दिया कि योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स स्टाइल और स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया के भीतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक डिबेट और कंसर्न का सब्जेक्ट बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर भाजपा अक्सर सवाल उठाती रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने कभी भी सीधे तौर पर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। उनका पॉलिटिकल स्टैंड अक्सर कलेक्टिव अप्रोच पर आधारित रहा है जिसमें सभी धर्मों और समुदायों को सम्मान बरकरार रखते हुए मुद्दों पर बात होती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ बड़े नेता खास करके योगी आदित्यनाथ बार बार ऐसे बयान देते रहे हैं जो कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पोलराइजेशन को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह चुनाव 80 बनाम 20% का है, यानी 80% हिंदू वर्सेज 20% मुस्लिम। 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां चुनाव विकास, रोजगार, पब्लिक इश्यूज पर लड़े जाने चाहिए, वहां इस तरह की पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? क्या ये सीधा सीधा वोटर्स के धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं है? किसी भी लोकतंत्र में लीडर्स की जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिकल बेस मजबूत करना नहीं बल्कि पूरे देश में यूनिटी बनाए रखना भी होती है। अगर सत्ता में बैठे नेता ही अपने शब्दों से समाज में खाई पैदा करने लगे तो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयान हमारी देश की यूनिटी के लिए सही है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।